ने, कंटेंट तो सब बराबर ही देते हैं, आप मेंटली किसको कितना मजबूर करते हो। तो वो बच्चों का मेरा रहता है थोड़ा, और यही भरोसा है कि हम बाड़मेर को मेडिकल और इसका हब बनाएंगे। क्लासरूम में केवल रटाफिकेशन, पढ़ाते जाओ लिखाते जाओ, 24 घंटे उससे लाइब्रेरी में ठूंस दो, या एक वीडियो में देख रहा था बच्चा बड़ा शानदार डांस कर रहा था, हाँ, ये भी जरूरी है। बहुत बच्चा होना चाहिए ऐसा, अपनी भाषा में कह रॉन्ग अड़ा दे। आपकी देखो, आप खुद देख लो, कमेंट पे कितना ध्यान दोगे आप दुनिया में सबको खुश कभी रख ही नहीं सकते। आप बच्चों को अगर 10 देते हो ना, तो बच्चे 100 रिटर्न करते हैं। ज्ञान की उपयोगिता और उपादेयता तभी है जब आप किसी को देते हो, अदरवाइज तो आपकी मृत्यु के साथ वो चला जाएगा। बाड़मेर का इतिहास देखने लगता हूँ, आज तक किसी ने बाड़मेर का इतिहास नहीं लिखा। तो ये अब आखिरी पीढ़ी है जो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गूगल सीधे जो सीधा गूगल जेमिनी जाते हैं। नहीं, कॉलेज के अंदर बच्चे आ रहे हैं 12वीं करके, उनको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए होता है, उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है, और 100 एप्लीकेशन लिखवाते हैं, 100 की 100 गलत आती है। और हमें आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगले साल जब हम वापस इसी जगह बैठेंगे, तो पिछले साल जब हम बैठे थे तो ये आंकड़ा टोटल 4 + 4 8 का था, 8 इस बार ये आंकड़ा 16 का हुआ है। दुगना हो अगली गया। बार आंकड़ा हम इससे डबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फील्ड में भी आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाले, ये तीसरा सेशन चल रहा है, ये दूसरा रिजल्ट है हमारा, आगे आने वाले 4 या 5 सालों बाद में बच्चे बाड़मेर से बाहर नहीं जाएंगे, इवन बाहर से बाड़मेर आएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारी टीम बहुत पेपर लीक, उनके बाद विभिन्न पड़ावों के बाद आखिर नीट की परीक्षा हुई और उसका परीक्षा परिणाम भी देर रात्रि आ गया। आ गया। आपको बहुत बहुत बधाई के सक्सेस और फिजिक्स वाला के बड़ी संख्या में, मतलब क्लासरूम में हमने सुना है कि 8 बच्चे और टोटल 16 का, यानी जो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन या जो रिपीटर थे, बड़ा शानदार परीक्षा परिणाम दूसरे सत्र दिया आपने। तो बहुत बहुत इस संबंध में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और कि आपने हमारी बात को समय समय पर अभिभावकों तक पहुंचाया, और दूसरा बधाई उन अभिभावकों को जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, क्योंकि नए संस्थानों के ऊपर, चूँकि हम नीट और इस क्षेत्र में सक्सेस पॉइंट फिजिक्स वाला नए थे बिल्कुल, बावजूद उसके बाड़मेर के पेरेंट्स ने भरोसा किया और हम उस भरोसे के ऊपर खरे उतरने का प्रयास किया। तो अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि जो रिजल्ट निकला, यहाँ से टोटल 72 बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए थे। 72 में से 8 बच्चे, अगर आप अनुपात देखोगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान के किसी भी कोचिंग हब के किसी भी संस्थान में जाएंगे तो इतना रेशियो नहीं होगा कि 72 में से 8 बच्चे मेन लिस्ट में जो 560 से ऊपर हैं अंक जगह कर पाए, और 8 बच्चे टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन हो पाए। तो टोटल 16 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशी और गर्व का विषय है। और चौथी बात ये बताना चाह रहा था कि मैंने इससे पूर्व जो अपना इंटरव्यू हुआ था इसी विषय पे, तो मैंने आपको कहा था कि हम हर बार शानदार रिजल्ट देंगे। इस बार हमने 4141 रैंक दिए हैं, जो बच्चे बहुत संभावना है कि एम्स में जाएगी। बाड़मेर में रहते हुए एक लड़की के द्वारा इतनी शानदार रैंक देना उन सभी अभिभावकों के लिए संदेश है जो अपने ब्रिलियंट बच्चों को ऐसा समझ के कि यहाँ खराब हो जाएंगे, उनको सीकर कोटा जैसे नगरों में भेजते हैं। उनके लिए संदेश है कि आप अगर यहाँ रखेंगे तो हम रैंक और बढ़िया कर पाएंगे। तो हमारे लिए, पूरे बाड़मेर के लिए ये खुशी का विषय है, पूरी फैकल्टी के लिए जिन्होंने पूरे साल बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े समर्पण के साथ में, बड़ी सूक्ष्मता के साथ में न केवल पढ़ाया बल्कि बच्चों को क्लासरूम की बारीकियों से भी अवगत करवाया, और साथ साथ में पूरे साल उनको मोटिवेट करके रखा कि अगर चयन नहीं भी होता है तब भी एक अच्छा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन पेपर लीक हो गया, परीक्षा दोबारा हुई, इनके बीच में पेरेंट्स का दबाव, बच्चों को मोटिवेशन देना कितना मुश्किल रहा होगा आपके बहुत लिए? मुश्किल रहा। जब पेपर लीक हो गए, पेपर रद्द हो गया, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम ऐसे थक हार के बैठ नहीं सकते। बच्चा तो टूट जाता है। फिर हम सभी ने वापस प्रयास किए, वापस से इनकी रिवीजन क्लासेस लगाई, उनके निःशुल्क बाड़मेर में टेस्ट सीरीज शुरू करी कि जो भी बच्चे जिनका पेपर हुआ है और पेपर अच्छा भी हुआ हो चाहे ख़राब हुआ हो, तो उनकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे परीक्षा तक। तो हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू करी, तो पूरे टाइम हम एक्टिव रहे ताकि बच्चों के गैप ना आ जाए, उनका रिदम मोमेंटम टूटे नहीं। और उसी का परिणाम है कि टेस्ट सीरीज से भी 8 बच्चे सेलेक्ट हुए, और क्लास रूम का रिजल्ट जो था हमारा, जो रद्द होने से पहले जो नीट हुआ था उसके इर्द गिर्द ही हमारा परिणाम वापस रहा। तो बच्चों को हमने बड़ा मेंटेन करके रखा था। हालांकि चैलेंजिंग था, नो डाउट, बट शिक्षक है तो ये सेवा हमारे लिए वैसे हर दिन ही चैलेंजिंग होती है।
तो ये भी एक चैलेंज था हमारे लिए। और फिर वापस ठीक है, सरकार का धन्यवाद भी है कि उन्होंने अच्छे स्तर का पेपर बनाया और दोबारा नीट जो है वो ढंग से करवाया एक तरह से। अभी फैकल्टी मैनेजमेंट बता रहे थे कि 8 बच्चे जो है 16 के बाद में भी 8 आसपास है, उनका भी हो सकता है। हाँ, वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो कैटेगरी की अगर कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है तो अगर उनको कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली 6-7 बच्चे और भी हमें उम्मीद है कि चयन होंगे। बट हमें अभी किसी भी आंकड़े को हम गुमराह नहीं करना चाहते, इसलिए हम वही आंकड़ा बता रहे हैं जो वास्तव में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 8 टेस्ट सीरीज के बच्चे, 8 क्लासरूम के बच्चे जो 560 से ऊपर हैं तो वो डेफिनेटली इन होंगे। तो वो आंकड़ा बता रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा डेफिनेटली। और हमें आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगले साल जब हम वापस इसी जगह बैठेंगे, तो पिछले साल जब हम बैठे थे तो ये आंकड़ा टोटल 4 + 4 8 का था। 8 इस बार ये आंकड़ा 16 का हुआ है। दुगना हो अगली गया। बार आंकड़ा हम इससे डबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस बाड़मेर के अभिभावकों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हमारे ऊपर ऐसा प्रेम बना रहे कि हमारी बातों को, भावनाओं को जनता तक पहुंचाते रहे। बाकी हम बाड़मेर को एक मेडिकल और इस फील्ड में भी कंपटीशन में तो बना चुके हैं, इस फील्ड में भी आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आने वाले, ये तीसरा सेशन चल रहा है, ये दूसरा रिजल्ट है हमारा। आगे आने वाले 4 या 5 सालों बाद में बच्चे बाड़मेर से बाहर नहीं जाएंगे, इवन बाहर से बाड़मेर आएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारी टीम बहुत शिद्दत से लगी हुई। मुझे वो दिन याद है जब मैं मीडिया में भी शुरुआती था। हाँ। और आपने फिजिक्स वाला के साथ सक्सेस पॉइंट ने टाई अप करके टाई अप पहली बार हाँ। जेई नीट का कोचिंग शुरू किया। हाँ। लोग मुझे पूछते थे कि कोचिंग वाला मामला तो ठीक है, गणपति खुद अपने आप में एक हिस्ट्री है, पुस्तकालय खुद ही, जी। लेकिन यहाँ मामला इस बार के गड़बड़ है। लेकिन उन सभी विरोधाभासों को आपने उल्टा कर दिया, जवाब दे दिया जी, परिणाम से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यूँ लगता है कि सबसे बेस्ट जवाब परिणाम ही होता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है। देखो मैं नहीं पढ़ा था फिजिक्स मैथ वगैरह, मुझे पता है, बट मैं एक 18 साल से शिक्षा सेवा में हूँ, तो मैं शिक्षक को देख के समझ जाता हूँ कि कौन कितना दे सकता है। तो शिक्षक हम उस स्तर के अपॉइंट करेंगे, फिर उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, पर्सनल बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकलता है। और सर, रिजल्ट केवल पढ़ाने से नहीं निकलता है, पढ़ाने के अलावा आप बच्चों के साथ उस क्लासरूम के बाहर कितने टच में हो, उनका कितना आप मॉनिटर कर पाओ। कि बहुत ब्रिलियंट बच्चा भी अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो कब आउटलाइन हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो हम यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। और मुझे वो जो भरोसा था ना, जो आज भी जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसी वजह से आ रहा है कि हम बच्चों पे व्यक्तिगत ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे। और सबसे खास बात क्या है कि पूरी टीम एक होके काम कर रही। बहुत ही, हमने 15 बच्चों से शुरू किया था मैटर, उसमें भी हमने साल भर पढ़ा लिया। तो अभी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। तो डेफिनेटली शुरुआत यहाँ करते आते ही हैं आप तो। पूछ रहे थे एक बच्चे का कि इनका कैसे नहीं हुआ। हाँ मतलब आपको जानकारी पूरी है। हाँ, मैंने कहा, एक वो मैंने आती थी, मैंने कहा बेटा उसका क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कमी कहाँ रह गई। क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं वो मिलते रहते हैं, कई बार मेरे पास आते हैं कि सर टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, उसका कैसे करें। हालांकि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, फिजिक्स नहीं पढ़ा था, बट मैं उसको ये तो बता सकता हूँ कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा तो कैसे गेन करें, पढ़ने का तरीका क्या? पढ़ने का तरीका क्या। मैं बच्चों के पर्सनल टच में रहता हूँ। कई बार जो बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जाता है तो साइकोलॉजिकल बिल्कुल बिल्कुल ध्यान वही रखना सबसे जरूरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंटेंट तो सब बराबर ही देते हैं, आप मेंटली किसको कितना मजबूर करते हो, तो वो बच्चों का मेरा रहता है थोड़ा। और यही भरोसा है कि हम बाड़मेर को मेडिकल और इसका हब बनाएंगे। अभी सही दिशा में जा रहा बाड़मेर, अभी शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा में जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हर देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि बिल्कुल, से देखें अभी बाड़मेर के अंदर तकरीबन 500 से 700 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के जिलों के आके पढ़ रहे हैं। सक्सेस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। केवल एक कोचिंग संस्थान। हाँ, अब आप ये समझ सकते हो कि इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि राज्य भर के बच्चे अगर यहाँ आके पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन बदले हैं अगर, तो निश्चित दिशा तौर बदल पे- गई। हाँ, पहले तो केवल जाते थे, जाते थे, अब आ रहे आते हैं। भी है। अब रुके भी हैं और आने भी शुरू हुए। इसके लिए हमें 10 से 12 साल की तपस्या लगी है, पर अब हमें लगता है कि हम और बढ़िया करेंगे, लगता है कि डेफिनेटली करेंगे। और अब हम इस क्षेत्र में भी करेंगे ताकि हमारा बच्चा बाहर क्यों परेशान, कोटा में परेशान होता है, सीकर में परेशान होता है, उसकी वहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं। मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर बच्चों को जानता दोबारा जो परीक्षा हुई है रद्द के बाद में नीट की, आप उसको फेर मानते? हूँ। हाँ हाँ, वो देखो, जहाँ तक मेरी जानकारियाँ हैं, जब मैं सोशल मीडिया पे देखा, बच्चों से मैंने बात की, तो लगभग सभी ने यही कहा कि सर इस बार पेपर है वो अच्छी तरीके से हुआ है।
तो हम यही मान के चलें कि अच्छी तरीके से हुआ। और कुछ भी होता तो डेफिनेटली प्रकाश में आ जाता, सोशल मीडिया पे आ जाता, मीडिया में आ जाता, बच्चे खुद कह देते। मेरे पास ऐसी कोई भी इस बार दूसरा जो पेपर हुआ उसकी कोई ऐसी बात नहीं आई, तो मुझे लगता है कि फेयर हुआ काम। और ये बच्चे देखो ना, अब ये अनिशा बैठी थी 4141, गाँव के बच्चे हैं सारे, ये रैंक ला रहे हैं, इसका मतलब मुझे लगता है फेयर ही हुआ है। अगर घोटाले होते तो ऐसे बच्चे तो चयन नहीं हो पाते। क्लासरूम में केवल रटाफिकेशन, पढ़ाते जाओ लिखाते जाओ, 24 घंटे उससे लाइब्रेरी में ठूंस दो, या एक वीडियो में देख रहा था बच्चा बड़ा शानदार डांस कर रहा था, हाँ, ये भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखो सर, पढ़ाई जीवन नहीं है, पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा है। अब पढ़ाई को सिर्फ उस हिस्से के रूप में देखिए, उसके साथ में मनोरंजन भी ज़रूरी है, हंसी मजाक भी ज़रूरी है, खेल कूद भी ज़रूरी है, फिटनेस भी ज़रूरी, सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो हम बच्चों को मंच देते हैं, हम उस कार्यक्रम में हम नहीं बोलते हैं, बच्चों से चिट्ठी लेते हैं कि किस किस को अपनी प्रस्तुति देनी है, तो बच्चे चिट्ठियाँ देते हैं और हर कार्यक्रम में 20-30 बच्चों की प्रेजेंटेशन होती है। भाषण भी हो सकता है, शायरी कविता हो सकती है, नृत्य हो सकता है, संगीत गीत हो सकता है, हम बच्चों को लाते हैं आगे। इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है, उनका डर भी खत्म होता है और बच्चों को अच्छा लगता है, सब एंजॉय करते हैं। यही असली गुरु शिष्य परंपरा है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है कि हर प्रकार से उसको दिशा दें, उसको केवल किताबी कीड़ा बना के बच्चे को ना रखें। बच्चा कहीं पे भी बैठा हो ना, हर फन मौलाओ, वो हर फन को एंजॉय करे। ऐसा नहीं हो कि केवल किताबें पढ़ पढ़ के एकदम वो बन गया हो कि उसको केवल किताबों का ज्ञान है, बाकी दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा होना चाहिए ऐसा, अपनी भाषा में कह रौंगड़ आते। आपकी देखो, आप खुद देख लो। ये डांस कर रहा था, कौन सा था बच्चा? ये जितेंद्र था, मेरे रीट के बैच का बच्चा। इससे पहले आपको पता था? नहीं पता था, इसने दिया था, मैंने उसकी कहा भाव भंगिमाएं, हाँ, लड़कियों को पीछे छोड़ दिया उसने। मतलब उसको मैंने कहा बेटा लास्ट डांस कब किया? तो सब मैंने 1.5 महीना पहले एक बार किया था। मैंने कहा बेटा बड़ा बढ़िया तरीके से कर रहा है। बड़ा शानदार। और उस बच्चे को मैंने कहा मंच मिलना चाहिए, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा कोई मंच मौका आता है, अवसर आता है, तो अपने को नृत्य करना है। अपने को कभी भी लोग कोई नेगेटिव कमेंट भी करते हो ध्यान नहीं देना। क्यों? कमेंट पे कितना ध्यान दोगे आप दुनिया में सबको खुश कभी रख ही नहीं सकते। आप तो वो करो जो आपको अच्छा लगता है, बस आपके करने से किसी को नुकसान ना हो, मतलब किसी के हित ना मारो आप, बाकी आप करो ना, आराम से डांस करो। मुझे आता नहीं है, शादी विवाह में जाता तो मैं खुद कर लेता हूँ, पर मुझे आता नहीं है, नहीं तो मैं भी कर लेता। लेकिन दिखावे के लिए ब्यूटी पार्लर में जाओ, फालतू के कपड़े पहनो, उसके बाद दिखावा करो, इसने सब बातें जो है उनको उल्टा करके रख दिया। देखो सर, बता दिया कि असली हुनर ये है। देखो सर, ये कि जो हुनर होता है ना, उसको इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही वायरल हो जाता है। हुनर नहीं होता तो पहले आप भले अश्लीलता लाओ, फूहड़ता लाओ, अंग प्रदर्शन करो, सब कर लोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है और उतने व्यूज़ भी नहीं आते। और अगर आप ओरिजिनल आप कलाकार हैं, अगर आपके अंदर वास्तव में कला है, तो उसको कोई मंच मिलेगा तो अपने आप ही वायरल हो जाएगा। जैसे ये बच्चा हुआ, इसके कौन सा मेकअप किया हुआ था, अब देखो बिल्कुल सामान्य से चप्पल पहने हुए सीधा सा उठ के आया। मुझे तो लगा ये कर भी नहीं पाएगा, मैं पास में बैठा था। और जब वो शुरू होने के बाद में आपको भी मैं देख रहा था। हाँ। बच्चे ने डांस शुरू किया तो फिर आप इधर मुड़े। नहीं, पहले मैं देख नहीं रहा था ढंग से, मैंने कहा सब बच्चे आते हैं करके जाते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसने स्टार्ट किया ना, उसके बाद वाकई में एक प्यारा नृत्य देखा, मैंने कहा ये काफ़ी अच्छी स्किल है, तो मैंने उसको एंजॉय किया और बच्चों ने भी फिर बहुत एंजॉय किया साथ साथ। तो ये परंपराएं हैं, चलती है, बस पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई पैशन हो नहीं सकता शिक्षा से, सेवा से ज़्यादा। और सक्सेस पॉइंट और फिजिक्स वाला बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए थार नगरी में नया कुछ क्या करने वाले? अभी हमने साइंस एकेडमी स्टार्ट की है 9th से। और साइंस एकेडमी हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं शुरू से ही, तो हम 9th में उनको साइंस के ऊपर जोर देना शुरू करेंगे, अलग से एकेडमी बना दी। तो 10th में जब बच्चा आएगा तो वो तय कर पाएगा कि उसको साइंस के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि 9-10 उसको समझ में आ ही जाएगा। फिर 11th में अगर वो 10th में बढ़िया कर जाता है और 11th में उसको लगता है कि मुझे साइंस करना चाहिए, तो उसको हम नीट की तरफ मोड़ देंगे, जेई की तरफ मोड़ देंगे, तो वो 12वीं के साथ ही कर लेगा। और अगर उसको लगता है कि नहीं अपना डॉक्टर में ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो अपने आप ही उसको हम मानवीय की ह्यूमैनिटी की तरह डाल देंगे। तो 9th से ही हम बच्चे को एक ड्रीम दिखाना शुरू कर देंगे। अब तो वो कर रहे हैं, बाकी इस समय ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसी पे बढ़िया करेंगे, अभी नया हाल फिलहाल कोई विचार नहीं। गणपत सिंह जी खुद अपने आप में सेलिब्रिटी है, कभी दिल्ली, कभी मैं अभी जयपुर में आपका बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ कोई भाषण सुन रहा था बीकानेर के अंदर, उससे पहले पटना में गया था। तो पूरे देश में आप तो लोकप्रिय।
देखो बच्चों का प्रेम है, आप बच्चों को अगर 10 देते हो ना तो बच्चे 100 रिटर्न करते हैं। बच्चे बच्चे रिटर्न बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप उनका बुरा करोगे तो वो भी रिटर्न करेंगे वो। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा भी मार्गदर्शन दे देते हैं, उसके अनसुलझे हुए प्रश्नों को सुलझा देते हैं, तो बच्चा आपको जीवन समर्पित कर देता है। बस यही है, और कोई हम सेलिब्रिटी नहीं है। हम बच्चों को सुनते हैं और उनकी समाधान की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबके पास 24 घंटे, आप कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा निजी जीवन को टाइम कम देता हूँ। मतलब लोग खुद जीते हैं वो, मैं शायद मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ, कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज में फ्री होता हूँ तो बच्चे आ जाते हैं। यहाँ जैसे आ गया तो यहाँ आने के बाद में भी बैठता नहीं हूँ। फिर वो अब नीचे 10-12 बच्चे बैठे हैं, आपने देखा होगा, वेट कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए। अभी आप जाओगे, मैं उनके साथ बात करूँगा, उसके बाद वापस जाऊँगा। तो ये है कि आप खुद जीवन, निजी जीवन के टाइम को काट के उनको दे देते हैं, 2-4 घंटे का टाइम। बहुत बड़े ज्ञानी हुए लोग, बाड़मेर में भी हुए अच्छे अच्छे। मैं बात करूं पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन वो उनकी कला उन्हीं के साथ दफन हो चली गई गई। और एक मुट्ठी राख में बदल गई। उन्होंने किसी को ज्ञान दिया नहीं। ज्ञान प्राप्त करना ठीक है या इसको बांटना भी ठीक है? देखो, ज्ञान की उपयोगिता और उपादेयता तभी है जब आप किसी को देते हो। अदरवाइज तो आपकी मृत्यु के साथ वो चला जाएगा। आपने 4 चीज़ें सीखी, पत्रकारिता में सीखी, आप कहीं गए फील्ड में पत्रकारिता करने, आपने 2 बातें सीखी और आपने वो मुझे बताई, तो वो आपकी उपादेयता सिद्ध हो गई। तो मैं कहूँगा कि यार एक बार प्रेम जी ने ऐसा बोला था। अब आपकी बात को मैंने सुना, मैंने 4 लोगों को कहा, वो बात समाज में कुछ अपने महत्व को सिद्ध कर पाएगी। तो ज्ञान अर्जित कितना किया, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये कि आपने उसको किस तरह से वापस बच्चों में या समाज में उसको लौटाया कैसे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज्ञानी लोग हुए, हज़ारों किताबें पढ़ ली, लेकिन पढ़ के किया क्या? आपने लिखा नहीं। बाड़मेर का इतिहास देखने लगता हूँ, आज तक किसी ने बाड़मेर का इतिहास नहीं लिखा। तो इतिहासकार होके भी आपने क्या किया? आपने किसी को पढ़ाया नहीं, तो आपका ज्ञान क्या काम का? ना आपने मौखिक रूप से अगली पीढ़ी में गया ही अभिव्यक्त नहीं। किया, ना आपने लेखनी से अभिव्यक्त किया, अगली पीढ़ी तक दिया ही नहीं। फिर तो आप जीरो है, आपका महत्व जीरो है। तो मुझे लगता है कि हम जितना पढ़ते हैं या सीखते हैं, हम बड़े बुजुर्गों से सीख भी सकते हैं, वो पढ़े हुए से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो बातें हमें अगली जनरेशन तक लेखनी के जरिए या मौखिक जरिए, अभिव्यक्ति के जरिए पहुंचानी चाहिए। तभी आपका महत्व बना रहेगा, एग्जिस्टेंस रहेगी। अदरवाइज तो कई आए हैं, कई गए हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाएं गीत गाती हैं जितने, वो सब अलिखित इतिहास है। बुजुर्ग जो प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं पुराने ज़माने में क्या हुई, अथवा हमारी पीढ़ी है इतिहास को याद रखते हैं जी पीढ़ी दर पीढ़ी, बिल्कुल। ये सारी अलिखित बातें हैं। लेकिन ये पीढ़ी भी धीरे धीरे अब गूगल तक पहुंच गई है और याद रखने वाली पीढ़ी ये लास्ट हो सकती है। लास्ट हो सकती है, ये बहुत सही बात है। हालांकि हमारे इतिहास का एक दुर्भाग्य है कि ऐसे जो लोक मान्यताएं हैं, जो लोक प्रचलन की बातें हैं, इनको इतिहास में शामिल नहीं किया जाता, इतिहास का साक्ष्य नहीं माना जाता। और जबकि ये ऐसी बातें हैं जो ओरिजिनल इतिहास है। लोकवाणी है। हाँ, और इसका एक अच्छा उपयोग ये भी है कि कई इतिहासकारों ने इनके ऊपर किताबें भी लिखी है, मान्यताओं के ऊपर, कहानियों के ऊपर, गीतों के ऊपर इतिहास लिखे गए हैं। तो वो चीज़ें भी हुई है। और अब मुझे लगता है कि ये पीढ़ी उन बातों पे भरोसा नहीं करती और याद करने की क्षमता भी नहीं रही है। तो ये अब आखिरी पीढ़ी है जो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गूगल सीधे, जो सीधा गूगल जेमिनी जाते हैं, और जो जो ज्ञान गूगल के पास है वो आपको दे देगा। वो देते। जबकि गूगल के पास मशीनी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान थोड़ी है। जीवन कैसे जीना है वो तो आपको अपने बुजुर्ग ही बतावाएंगे। ये कंप्यूटर का युग आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अब चैट जीपीटी, पता नहीं गूगल बाबा कौन कौन आ गए। अब लोगों के लिखने की और स्मरण शक्ति घटी है, एक बड़ी आदत घट है। गई। देखो, समय के साथ में मैं आपको बात बताऊं, प्राचीन काल में दीवारों, मंदिरों की दीवारों के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती थी। इसका रीज़न ये था, और मूर्तियां किसकी होती थी? रामायण महाभारत का अंकन होता था मोस्टली। वो इसलिए कि हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मूर्ति देख के वो पूरी कहानी, तस्वीर देख के पिक्चराइज कर लेता था कि इसके पीछे ये कहानी। ये कहानी धीरे धीरे क्या हुआ कि हम उन चीज़ों से दूर होते गए, किताबें आ गई, तो अब हम मूर्ति देख के कुछ समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। हमारी वो मेधा चली गई।
पहले मनुष्य जब जंगल में रहता था तो पाँव से पता चल जाता था, उसको वाइब से पता चल जाता था कि भूकंप आ रहा है। आज भी कुत्तों को पता चल जाता है, चूहों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। हम भूल गए। तो जैसे जैसे अंग का, जैसा डार्विन कहते हैं कि जिन जिन अंगों का हम यूज करना कम कर देते हैं, वो अंग धीरे धीरे यूजलेस हो जाते हैं। तो अब जैसे फ़ोन वगैरह ये सब AI आ गया, तो लोगों ने सब कुछ मोबाइल में स्टोर कर लिया। अब सब भूलना शुरू हो गए, अब हमें कुछ याद नहीं है। कॉलेज के अंदर बच्चे आ रहे हैं 12वीं करके, उनको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए होता है, उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है, और 100 एप्लीकेशन लिखवाते हैं, 100 की 100 गलत आती है। 12वीं करके आ रहे हैं, 100 में से 100 नंबर है हिंदी में, और उनको एक सिंपल अर्जी लिखनी नहीं आ रही है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए। प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लिखने का प्रयास नहीं करते। बस बिल्कुल एप्लीकेशन लिखनी नहीं है। वर्तनी तो त्रुटियां है ही है, भाषा नहीं आ रही, भाषा भूल गए बच्चे। गूगल में टाइप कर करके इनकी स्थिति ये है कि इनको ना लिखना आता है, ना इनके पास फॉर्मेट है। तो हमें जो बच्चे मिल रहे हैं ना, उनके ऊपर में अब इस समय बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वो तो ठीक है, कोचिंग में BA BEd MA किए बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है, और जब कॉपी में देखते हैं तो बेटा ये क्यों लिखा, मैंने तो ये नहीं लिखवाया। तब लगता है कि इस जनरेशन की स्थिति ये है कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल मामले में किताबी लेखनी हाथ का काम भूल गए। आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, उस पर सारा ज्ञान डाला हुआ है, लेकिन आप अपनी तरफ से ज्ञान डालते हो, वो तो आपको ज्ञान सीखना पड़ेगा। सही। आप खुद किताबें पढ़ते हो, उसके बाद में आप ऑडियो वीडियो का निर्माण करते हैं, फिर आपका ज्ञान यूट्यूब पर जाता है। यूट्यूब पर जाता है। वो ये टेक्नोलॉजी का अच्छा अगर यूज़ करते हैं, जैसे अब जैसे स्मार्ट बोर्ड की बात, यहाँ इसमें अच्छा मैप लेके आ जाओ, या इसमें कहीं आप साइंस पढ़ा रहे हो तो बॉडी का ऑर्गन वो लेके आ जाओ, या कोई अच्छा सा कोई ड्रॉ बना दो, कोई AI से एक इमेज बना दो। बाकी चीज़ें तो आप पढ़ के खुद एक्सप्रेस करके लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट उसको हमने क्या किया, PPT पूरी भर ली, और फिर वही है कि ठीक है अब चल रहा है साथ। जनरली घटनाओं पर लिखना पड़े बच्चों को, सामान्य सवाल भी आते हैं बिल्कुल घटनाओं पर। बिल्कुल। इस घटना को इससे तुलना करके आप तुलनात्मक निबंध लिखें, सवाल नहीं आते ऐसे? बिल्कुल आते हैं ना, पर अभी क्या है, स्थिति ये है ना कि बच्चे रट के जाते हैं, और आजकल परीक्षक भी इसी तरह से पेपर सेट करते हैं जो कुछ 10-20 प्रश्न फिक्स होते हैं, अब बच्चे वही प्रश्न लिख के आ जाते हैं। फेल नहीं हो, हाँ, और रिजल्ट कई भी बना बार रहे। परीक्षक अगर हट के थोड़ा पेपर बना दे हाँ, तो फिर बच्चे चिल्लाने शुरू करते हैं, बहुत हार्ड पेपर दे दिया, ये वो, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस। क्या शुरुआती दिनों के अंदर बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा डालें? क्या करें कि बच्चों के किताब से पढ़ने की आदत ज़्यादा पड़े, लिखने की आदत ज़्यादा पड़े? क्या करना चाहिए? मासूम बच्चों के साथ क्या हो शुरुआती दिनों में? देखो, यहाँ पे 3 वर्गों को एक्टिव होना पड़ेगा। पहला, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बच्चों को लिखने की, करने की सिलेबस इस हिसाब से डिज़ाइन करने हैं, इस हिसाब से पेपर डिज़ाइन करवाने, इस हिसाब से मार्किंग करवानी है कि बच्चा लिखने के लिए मजबूर हो। आप उसको यूं ही फोकट में नंबर दोगे तो कौन पढ़ेगा? आप रिपीटेड फिक्स बनाए प्रश्न डालोगे तो बच्चा एडवांस किताब क्यों पढ़ेगा? एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत है सुधार करने की यहाँ पे, पेपर मेकिंग से लेके कॉपी चेकिंग तक। फेल हो रहा तो करो उसको, सबको पास होने करने की क्या ज़रूरत है? बच्चा कह रहा है कि मैं फेल तो होऊंगा नहीं, तो फिर क्यों पढ़ेगा? दूसरी ज़रूरत है शिक्षक वर्ग को, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करो उसको, ऐसे क्वेश्चंस दो जो किताब में आप खुद बना के दो। मैं खुद देता था, 12th में पढ़ाता था, मैं प्रश्न देता था, होमवर्क लिखवाता था, बेटा लिखो, पीछे सवाल थे ही नहीं वो, न पासबुक में, आप खुद टॉपिक समझा तभी उत्तर लिख पाओगे। शिक्षकों को भी ऐसी करने की आवश्यकता है। और तीसरा, थोड़ा अभिभावक, कि अभिभावक की समय पे जाके एक बार बच्चों की रिपोर्ट काट लें गुरुजनों से कि इसकी स्थिति क्या है। तीनों वर्ग एक्टिव हो जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इस समय स्थिति ये है कि थोड़ा बहुत टीचर ज़रूर एक्टिव है, बाकी तो अभिभावक और गवर्नमेंट तो बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, 96-97 में होम ट्यूशन करता था। 2001 में मैंने स्कूल शुरू कर दी। उस समय अभिभावक आते थे, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा होमवर्क देना है, इसलिए एक तो राइटिंग जम जाए और ये खेले नहीं, श्रुति लेखन करवाते थे आप, और वो पुनः लिखो, जमा कर लिखो, 5 बार लिखो, 5 बार लिखो। उसके बाद में जैसे 12-13 आ गई
12, 13, 15 के आसपास अभिभावक आते थे, बच्चे को होमवर्क नहीं दोगे, नहीं दोगे। मेरे बच्चे को लिखना नहीं आता, मेरे अंगुलियाँ रात को सोता नहीं है, दो। उसको नींद नहीं आती है। बताओ। उनके बाद ये आ गया। और कोरोना से पहले 18-19 आते आते तो ये हो गया कि आपको पंचायती नहीं है, पढ़ेग नहीं पढ़ेग, पटेग नहीं पटेग। इस पर आ गए वापस। मतलब ये परिवर्तन आ गया। जबकि अभिभावकों को थोड़ा बच्चों के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन आजकल की स्थिति ये है कि अभिभावक बच्चों को अगर थोड़ा सा भी टच हो गया ना, हाँ, अभिभावक पुलिस थाने चले जाते हैं। असली अभिभावक तो आप वाले हमारे थे, बिना शिकायत शक्ल दे करके 2 लठ दे देते, कारण पूछते ही नहीं भाई थे। हमें तो खूब कूटा है, आपको तो और भी अधिक हमारे को होगा, ज्यादा, उस समय तो और भी ज्यादा कूटते थे। कुटाई में मास्टरमाइंड पेरेंट्स उसी का परिणाम है कि आज कोई कुछ कहता है तो हम सह लेते हैं। आज के बच्चों में सहनशीलता नहीं है। नहीं, वो सहन शक्ति वहां से तो नींव पड़ी है वहीं से बनी है, कि भाई माँ बाप मार रहे हैं तो माँ बाप का हक है, हाँ। मारने दो, मारने दो। विरोध का कोई सवाल नहीं है। अरे गुरुजन और माता पिता तो हक के लिए और टीचर मारते हैं तो मार सा तो मार ही मारना रही है, हाँ। मतलब एक तरीके का ये था। पीटीआई जी की नियुक्ति इसीलिए होती थी हाँ। कि कुटना से। बच्चों के हैं और मुझे लगता है कोई मरा नहीं उस समय, सब बच्चे पढ़ लिए, सब अपने अपने फील्ड में सफल है। भी नहीं रहा, मारपीट लेकिन नहीं करनी चाहिए, पर बात ये है ना कि शिक्षक अगर कोई पनिशमेंट देता है नॉर्मल सी, तो वो उसके पक्ष में भी खड़ा नहीं होना। पेरेंट्स को बिना पेरेंट्स को। सोचे समझे हाँ। सीधा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर किसी शिक्षक ने हल्का सा कोई थप्पड़ मार दिया या कोई नॉर्मल है वो बाल थोड़ा सा ऐसे बाल खींच लेते थे, अपने पेन फंसाते थे, अब ये छोटी मोटी चीजों से बच्चा मरता थोड़ी ना, क्या फर्क पड़ता है।